Hi everyone, welcome back to कुशल इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है SYJC का अकाउंट्स। आप लोगों का सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो फर्स्ट चैप्टर अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में, आप सब लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक देखिए या गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई प्राइवेट पब्लिशर की टेक्स्ट बुक हो, पीडीएफ हो। मार्केट में अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं आई है, लेकिन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पीडीएफ आपको ऑनलाइन देखने मिल सकता है। तो अगर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक देखेंगे आप तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें दो बातें आपको सिखाई जाएगी। एक है फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और सेकेंड पार्ट है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। फिलहाल के लिए ये जो दो वीडियो है, आज का और इसके बाद का जो दो वीडियो हम बनाएंगे वो है फर्स्ट पार्ट के बारे में, फर्स्ट हाफ के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो आज के और अगले वीडियो में हम सिर्फ पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या है। जैसे आज का जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है क्या क्या हमको आज के लिए सीखना है, और जो सेकेंड पार्ट है इंट्रोडक्शन का वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो किसके बारे में, इट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्स्ट हाफ। तो इसमें देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन यानी कि पार्टनरशिप का जन्म क्यों हुआ, पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी। पार्टनरशिप की जरूरत इसलिए पड़ी कि पार्टनरशिप के पहले जो बिजनेस होता था जिसका नाम था सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जिसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, वो सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कुछ कमियां होती थी। So sole trading concern had suffered many limitations, many drawbacks, and for removing those drawbacks and limitations, partnership came into existence. तो सवाल ये पूछा जाता है कि पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ। तो उसका जवाब ये है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप का जन्म क्यों हुआ, ताकि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस को वो हटा सके। अब जब सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग कंसर्न का आप बिजनेस करते हो तो उसमें क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, उसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। सीधा एग्जांपल्स, सोल ट्रेडर को क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। पहला, लिमिटेड कैपिटल, अकेला आदमी होता है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, इसलिए कैपिटल को ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाता। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, सोल ट्रेडर के बारे में एक कहावत है, डायलॉग है, यू मस्ट हैव हर्ड दैट, सोल ट्रेडर इज अ जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। He is a jack of all but master of none. उसको सारे काम खुद ही अकेले करने पड़ते हैं, तो हो सकता है वो काम ठीक से नहीं कर पाए। मतलब चीजों को मैनेज करने की जो एबिलिटी होती है वो उसमें लिमिटेड होती है। कितना संभालेगा एक आदमी, संभाल के अकाउंट्स भी देखे, फाइनेंस भी देखे, बाइंग भी देखे, सेलिंग भी देखे, सब कुछ करना एक आदमी के लिए मुश्किल होता है। तो ये देखिए दूसरा ड्रॉबैक, पहला लिमिटेड कैपिटल, दूसरा लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, तीसरा दिख रहा है नो शेयरिंग ऑफ लॉसेस। अब अकेला है तो जो भी लॉस होगा खुद को बेयर करना पड़ेगा। नो शेयरिंग ऑफ लॉस का मतलब मोर रिस्क, रिस्क भी ज्यादा। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग होते हैं इसलिए लॉस डिवाइड हो जाता है, रिस्क शेयर हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम है कि रिस्क जो है पूरा खुद को उठाना पड़ता है। चौथा है नो स्पेशलाइजेशन। सोल ट्रेडिंग में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। स्पेशलाइजेशन कब होता है, जब हम काम को डिवाइड करते हैं। देखिए नो डिविजन ऑफ वर्क, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में डिविजन ऑफ वर्क होता ही नहीं। अभी मैंने ऊपर कहा कि ही इज अ जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। तो सारे काम एक ही आदमी को करना होता है, इसलिए वो किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं बन पाता। ये सब प्रॉब्लम्स हैं। हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का दूसरा नाम सोल प्रोप्राइटरशिप। और एक लिमिटेशन है नो स्कोप फॉर एक्सपांशन। सोल ट्रेडर के लिए बिजनेस को एक्सपैंड करना मुश्किल होता है, जिसका दूसरा नाम लिखा है लोकल बिजनेस, क्योंकि अकेला आदमी है, कहां तक पहुंचेगा, अपनी लोकेलिटी के बाहर वो जा ही नहीं सकता है। लेकिन पार्टनरशिप के लिए पॉसिबल है कि वो बिजनेस को एक्सपैंड करे, नेशनल लेवल पे ले जाए, इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हो। तो ये सब ड्रॉबैक्स किसमें थे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। लिमिटेड कैपिटल था, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी था, शेयरिंग ऑफ लॉस था नहीं, ज्यादा रिस्क हुआ करते थे, नो स्पेशलाइजेशन, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, और स्कोप फॉर एक्सपांशन जैसी कोई चीज नहीं, बिजनेस को बढ़ाना मुश्किल। इन सारी डिफिकल्टीज को, इन सारे लिमिटेशंस को हटाने के लिए किसका जन्म हुआ, पार्टनरशिप। क्लियर। तो पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस टू रिमूव द लिमिटेशंस,
suffered by sole trading concern. तो ये इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है। ये जो वीडियो है ये खत्म होने के बाद गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 और 2 जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको ये सारी जानकारी वहां पर डिटेल में मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, पॉइंट्स लिख के कुछ नोट मेकिंग टाइम आपके सामने रखा है, लेकिन जब आप इसको वीडियो को देखने के बाद जब टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे तो ये सब का सब आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 और 2, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 और 2। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया, समझ में आ गया। अब सेकेंड है फॉर्मेशन। कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, जैसे फॉर्मेशन के बारे में बताऊं कि पार्टनरशिप को फॉर्म कैसे किया जाए। अगर आपको पार्टनरशिप का बिजनेस करना है तो उसकी स्थापना कैसे हो सकती है, तो उसकी स्थापना होती है एग्रीमेंट से। सो इफ यू वांट टू फॉर्म द पार्टनरशिप बिजनेस, आपको आपके दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ या इवन स्ट्रेंजर्स के साथ पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एग्रीमेंट। तो देखो फॉर्मेशन इसका किस पे डिपेंड करता है, द फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट से रिलेटेड एक बात मैंने यहाँ पे लिखी है साइड पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है कि एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। अगर आप अपने दोस्त के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे ही आपस में डिस्कस कर लो कि जो प्रॉफिट होगा हम आधा आधा बांट लेंगे, तो इतनी सैलरी रखना या इतना हम खर्चा करेंगे, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वो सब ओरली भी आप तय कर सकते हो। और लिखकर रजिस्टर्ड स्टैम्प पेपर पे बाकायदा एग्रीमेंट बना के उसमें ऊपर गवर्नमेंट का स्टैम्प लगा के रजिस्ट्रेशन करके भी आप एग्रीमेंट बना सकते हो। सो एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, लेकिन ओरल एग्रीमेंट को आप अवॉइड करें क्योंकि ओरल एग्रीमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। कल को उठ के पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया और कोर्ट में आपको सबूत के तौर पे एग्रीमेंट दिखाना पड़ा तो ओरल एग्रीमेंट कहां से दिखाओगे। तो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। हर कोई पसंद करता है कि एग्रीमेंट हो तो कैसा हो, रिटन। और बच्चे लोग रिटन एग्रीमेंट का नाम क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। रिटन मीन्स नॉट ऑन द फुल स्केल, प्रॉपर्ली ऑन द स्टैम्प पेपर, गेट इट रजिस्टर्ड एंड गेट इट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखो, उसके बाद पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है। तो पार्टनरशिप का फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट कैन बी oral or written, but oral agreement should be avoided and written agreement should be preferred, so that we can put it or we can give it, submit it in the court of law in case the disputes arise between the partners. अब देखिए क्या लिखा है, फॉर्मेशन इसका किस पर डिपेंड करता है, इट इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट अमंग्स द पर्सन्स। जो पर्सन्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनरशिप बनाई जाती है। अब पार्टनरशिप के जो मालिक होते हैं, ओनर्स, उनको किस नाम से बुलाया जाता है पता है, पार्टनरशिप के मालिक को किस नाम से बुलाया जाता है, पार्टनरशिप के मालिक को कहा जाता है पार्टनर। लेकिन कभी कभी उनको फर्म के नाम से भी बुलाया जाता है। तो पार्टनर और फर्म में क्या फर्क है, देखिए इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फर्म। तो जैसे कि हम लोग 4 दोस्त हैं और हमारी पार्टनरशिप फर्म है, हम ये पार्टनरशिप चला रहे हैं, चारों दोस्तों का नाम है ए बी सी डी। तो हम 4 जो पार्टनर्स है ए बी सी डी, हम चारों को इंडिविजुअली क्या कहा जाएगा, पार्टनर्स। लेकिन हम चारों का जब ग्रुप होगा, एक साथ मिल जाएंगे, तो उसको कहा जाएगा फर्म। So remember, the owners are individually called as partners and collectively called as firm. Is that clear? तो ये 2 बातें फिलहाल नोट कर लें सब लोग, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा फॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन और फॉर्मेशन के बाद अब आते हैं इस तरफ कुछ और 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊं। इस सेकेंड पार्ट में 3 चीजें हैं, जिसमें पहला पॉइंट है एक्ट के बारे में। आप इंडिया में अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हो, तो कोई भी बिजनेस करते हो, पार्टनरशिप हो, सोल ट्रेडिंग हो, सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसके लिए कुछ कानून बनाया है, कुछ एक्ट है। तो देखिए यस, इंडिया में अगर आपको पार्टनरशिप का बिजनेस करना है तो उसके लिए कौन सा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यस बराबर। और ये 1932 में पहली बार एक्ट बना था। ऑब्वियसली अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों के जमाने का एक्ट होगा, एक्ट है ये। लेकिन उसके बाद इस एक्ट को बदला भी गया, मतलब पूरा एक्ट को बंद नहीं किया गया, उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आते गए। तो जब एक्ट के अंदर थोड़े थोड़े सालों के बाद जब बदलाव किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं, उनको कहा जाता है अमेंडमेंट्स। क्या कहा जाता है, अमेंडमेंट्स। बट ओरिजिनल एक्ट जो है इंडिया में पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए, उसका नाम यही है। क्या नाम है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये फर्स्ट
इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में होगी। एक्ट के बाद आते हैं मीनिंग पे और डेफिनेशन पे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस का, इंट्रोडक्शन सीख लिया, फॉर्मेशन सीख लिया, एक्ट भी पता है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, तो उसको आपको उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, आपको समझाने आना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या है। तो देखिए दो चीजें हैं, एक मीनिंग लिखा है और एक डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए व्हाट इज पार्टनरशिप, तो आप उसका मीनिंग और डेफिनेशन दोनों लिख सकते हैं। ओल्ड सिलेबस में मीनिंग 2 मार्क्स का आता था कि व्हाट इज पार्टनरशिप या डिफाइन पार्टनरशिप। अगर आपको कहा गया डिफाइन पार्टनरशिप, देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। बट जो भी मीनिंग हो या डेफिनेशन हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों को हमेशा साथ में याद रखें। तो देखिए एक मीनिंग लिखा है और एक डेफिनेशन लिखा है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में या किसी और टेक्स्ट बुक में आपको 1-2 ऑथर्स के जो और डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक एक फिलहाल काफी है। और भी अगर एक्स्ट्रा डेफिनेशन या मीनिंग आपको मिलते हैं तो नॉलेज के लिए पढ़िए, लेकिन एग्जाम में कम से कम एक मीनिंग और एक डेफिनेशन आपको लिखना है। तो पूछा जाता है व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का पहले मीनिंग पढ़ते हैं। देखिए मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मीनिंग है इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। पार्टनरशिप क्या है? एसोसिएशन है, 2 और मोर पर्सन, उसमें कम से कम 2 लोग होते हैं या 2 से ज्यादा होती है। तो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस कमिंग टुगेदर, दे कम टुगेदर, 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर, और इकट्ठा होकर क्या करते हो? टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। सो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक ऐसा बिजनेस करते हैं जो कैसा होता है? लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, और उस बिजनेस के पीछे उनका मकसद क्या है? देखिए आगे लिखा है, विद द व्यू टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। व्हाई डू वी डू बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट हम कमाएं ठीक है, लेकिन कभी कभी बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और लॉफुल बिजनेस करते हैं। और लॉफुल बिजनेस करने के पीछे उनका ऑब्जेक्ट क्या है? विद द व्यू टू का मतलब विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, उनका मकसद क्या है? टू अर्न प्रॉफिट ऑफ कोर्स, बट लॉस हुआ तो लॉस भी शेयर करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है विद द व्यू टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। तो ये जनरल मीनिंग होता है। अगर कोई जनरली आपसे पूछे व्हाट इज पार्टनरशिप, तो आप इस तरह से उनको समझा सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ूंगा कि पार्टनरशिप क्या है। तो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर to carry on a lawful business. So they come together to carry on a lawful business with a view to, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्या है? To share profits or losses of the business. This is called what is partnership. समझ गए? पक्का? अभी डेफिनेशन पे आते हैं। मीनिंग तो हो गया। मीनिंग में क्या होता है? थोड़े वर्ड्स आगे पीछे होंगे, इधर उधर होंगे, चलेगा। लेकिन डेफिनेशन जो होता है, डेफिनेशन आपका वर्ड टू वर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो व्याख्या है। अभी मैंने आपसे कहा ऊपर कि इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट कब बनाया गया था? 1932 में। 1932 में जब एक्ट बना था तो उस एक्ट में अलग अलग सेक्शन बनाए गए थे। सेक्शन 1, 2, 3, 4, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं लॉ के अंदर। उसी एक्ट के अंदर एक सेक्शन था 4, रिमेंबर सेक्शन 4। अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको पार्टनरशिप का डेफिनेशन मिलेगा। और वही डेफिनेशन मैं चाहूंगा आप सब लोग याद करें, और एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो वो डेफिनेशन आप लिखेंगे तो वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, उसमें क्या लिखा है? पार्टनरशिप का डेफिनेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन। जैसे दोस्तों के बीच जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रेंडशिप। द रिलेशन बिटवीन फ्रेंड्स इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। तो पार्टनरशिप भी एक रिलेशन है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन। अगर हम 4 लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हम चारों का आपस में क्या संबंध है? पार्टनरशिप, रिलेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, और वो पर्सन अग्री होते हैं। आगे लिखा है हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। वो पर्सन मिलके अग्री होते हैं कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो हम शेयर करेंगे। और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वो बिजनेस ऐसा होगा जो कैरिड ऑन बाय ऑल होगा, मतलब या तो सारे पार्टनर्स मिलके चलाएंगे और एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक चलाएगा। लेकिन अगर उनमें से कोई एक चलाएगा तो वो सबके लिए काम करेगा। जैसे हम 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में से 3 दोस्त दुकान पे नहीं आ रहे, सिर्फ मैं ही आ रहा हूं, मैं बिजनेस को संभाल रहा हूं,
तो मैं अगर बिजनेस को संभाल रहा हूं तो मैं मेरे बाकी के 3 दोस्तों के बिहाफ पे संभाल रहा हूं. सो बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो सारे मिलके चलाए या उनमें से कोई एक चलाए. अगर एक चलाएगा तो वो सबके बिहाफ पे काम करेगा. तो अगर मैं अकेला मैनेज कर रहा हूं इस बिजनेस को तो वो मेरे जो 3 दोस्त हैं उनके बिहाफ पे. आई एम एक्टिंग फॉर माई 3 फ्रेंड्स. इज दैट क्लियर? तो ये डेफिनेशन बनता है एक बार फिर से. पार्टनरशिप क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है? इट इज द रिलेशन between the persons. It is the relation between the persons who have agreed to share the profits of the business. Who have agreed to share the profits of the business, carried on by all or any one of them acting for all. तो बिजनेस या तो सब मिलके चलाए या फिर उनमें से कोई एक चलाए. लेकिन अगर अकेला चलाएगा तो वो सबके बिहाफ पे चलाएगा. अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, सबको पूछ के काम करेगा. समझ गए? तो ये डेफिनेशन एक बार फिर से बता दूं. सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये डेफिनेशन याद कर लो फटाफट. मीनिंग, डेफिनेशन, ये सब पढ़ना. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक देखते रहो, पढ़ते रहो. वीडियोस पे भी आपको मिलते रहेंगी आधी चीजें, आधे से ज्यादा, और टेक्स्ट बुक में से पढ़िए. तो वीडियोस में डेफिनेटली हेल्प. ठीक है? और ये एग्रीमेंट के बारे में तो अभी मैंने आपको बता दिया कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. तो ये कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें. अभी हम फाइनल अकाउंट तो सीखेंगे. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्या क्या आएगा वो बाकी बात. लेकिन पहले समझ तो जाओ कि पार्टनरशिप होता क्या है, ये तो पता होना चाहिए. तो इसलिए हम लोग ये एक आज जैसे मैंने कहा कि 1 और 2, कम से कम 2 वीडियोस हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन होगा. ठीक है? इंट्रोडक्शन हो गया, फॉर्मेशन हो गया, एक्ट समझ में आ गया, मीनिंग हो गया और डेफिनेशन हो गया, एग्रीमेंट के बारे में सबको आइडिया हो गया. अब और एक ये आखिरी लास्ट पार्ट है, वो है फीचर्स. एग्जाम में आप लोगों ने FYGC में OC में ये ऑलरेडी सीखा हुआ है. आगे गया OCM, FYGC OCM में आपने ऑलरेडी सीखा है. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 4, उसमें ये आके गया कि व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स. ठीक है? अभी अकाउंट्स में भी एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं. तो अगला सवाल है फीचर्स. फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका मतलब लक्षण. अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं. अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, उसमें टोटल 9 फीचर्स है. देखिए यहाँ पे 9 फीचर्स है, जिसमें से यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 5 है. 4 + 5 इज 9. एक एक फीचर आपको समझाता हूँ, फटाफट ध्यान देना. फर्स्ट फीचर है एग्रीमेंट. फर्स्ट फीचर कहता है कि पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करना है, अभी तो हमने चर्चा की, पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो क्या बनाना पड़ेगा? एग्रीमेंट. तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट के बारे में टेक्स्ट बुक में कुछ बातें लिखी है, जिसमें से यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि इट कैन बी ओरल और रिटन. अभी तो मैंने कहा आपसे कि एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन. लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट है उसको क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड. ओरल एग्रीमेंट को एग्रीमेंट कहेंगे, लेकिन जो लिखित एग्रीमेंट में स्टैम्प पेपर पे बना के रजिस्टर किया जाए उसको कहा जाएगा पार्टनरशिप डीड. देखिए यहाँ पे लिखा है ओरल और रिटन. रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. कल को के पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया और कोर्ट में केस चला गया, तो अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट नहीं होगा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं होगा, तो आपका केस ही एक्सेप्ट नहीं होगा. जज साहब बोलेंगे क्या सबूत है आपके बीच में, क्या बातें तय, क्या बातें तय हुई थी, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कहाँ पे लिखा है? आपने एग्रीमेंट बनाएंगे होगी तो आपका केस ही एक्सेप्ट नहीं होगा. इसलिए एग्रीमेंट बने वहां तक कैसी होनी चाहिए? रिटन. और रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड. सबसे पहला फीचर है एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं हो सकता. ओरल हो या रिटन हो, बट एग्रीमेंट मस्ट बी है. सेकेंड, नंबर ऑफ पार्टनर्स. ये भी सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए और ज्यादा कितने होने चाहिए. 1932 के मुताबिक नंबर्स कुछ और थे, लेकिन मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि एक्ट के अंदर थोड़े थोड़े सालों के बाद चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं. तो अभी लेटेस्ट जो नंबर है उस पर गौर करें. अगर आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो देखिए मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2. मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50. पहले ओल्ड सिलेबस में 20 था, जो अभी बढ़ के कितना हो गया? 50. सो प्रेजेंट नंबर याद रखो, पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. ठीक है? सेकेंड फीचर, फर्स्ट एग्रीमेंट, सेकेंड नंबर ऑफ पार्टनर्स. थर्ड है लॉफुल बिजनेस.
पार्टनरशिप में पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में ये ऑब्वियस बात है, अगर आप कोई भी बिजनेस करो तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस। और लॉफुल का मतलब है वो बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए और ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जिसको गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है। जिसके ऊपर गवर्नमेंट रोक लगाती है उसको प्रोहिबिशन कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, बिजनेस शुड नॉट बी इलीगल और प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट और गवर्नमेंट। You can never do the business which is prohibited, restricted by the government and which is illegal. किसी को नुकसान पहुंचाना, जैसे कि ड्रग्स का बिजनेस या कोई भी गैम्बलिंग वगैरह, ऐसी कुछ भी इलीगल एक्टिविटी हमको नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 एग्रीमेंट, पॉइंट नंबर 2 नंबर ऑफ पार्टनर्स, पॉइंट नंबर 3 लॉफुल बिजनेस। 4th है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पार्टनरशिप इसलिए बनाई जाती है ताकि जो भी प्रॉफिट्स और लॉस हो वो सारे पार्टनर्स आपस में बांटें। तो ये 4th फीचर है। सोल ट्रेडिंग में क्या था, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, क्योंकि वो अकेला था। लेकिन यहाँ ज्यादा लोग हैं तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होता है वो सारे पार्टनर्स मिलकर बांट लेते हैं। अब सवाल उठता है कि बांटेंगे तो उसका परसेंटेज क्या होगा। जैसे 4 पार्टनर्स हैं तो चारों का परसेंटेज क्या होगा, 25, 25, 25, 25, या एक को 50%, एक को 30% और बाकी दोनों को 10-10%। ये रेशियो होता है, इट इज कॉल्ड रेशियो। किस अनुपात में प्रॉफिट को बांटा जाएगा उसको कहा जाता है रेशियो। और वो रेशियो कहाँ लिखा होता है, वो लिखा होता है एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डील में। तो प्रॉफिट शेयरिंग का ये रूल है कि अगर आपने एग्रीमेंट बनाई है तो उस एग्रीमेंट में रेशियो लिखा होगा उसके मुताबिक। सी क्या लिखा है, एज पर रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में अगर 2 पार्टनर्स है और 2 पार्टनर्स में ए और बी ने ये रेशियो तय किया कि ए का 60% होगा और बी का 40% होगा। 60% एंड 40% का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3:2, 3 के अनुपात में 2। यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 3 हिस्से कौन लेके जाएगा, ए, और 2 हिस्से लेके जाएगा बी। तो वो उस एग्रीमेंट में लिखा है, तो फिर उसी रेशियो में ए और बी प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो एज पर रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। लेकिन ए और बी ने एग्रीमेंट बनाया नहीं, ओरल एग्रीमेंट किया, या फिर समझो एग्रीमेंट बनाया लेकिन उसमें रेशियो के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। एग्रीमेंट बनाया लेकिन रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि उनका रेशियो क्या होगा। इसका मतलब एग्रीमेंट साइलेंट है। एग्रीमेंट क्या है, साइलेंट। मतलब अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है और एग्रीमेंट साइलेंट है रेशियो के बारे में तो वो रेशियो इक्वल हो जाता है। अगर लिखा है 3:2 तो 3:2, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है तो 1:1, 50-50। देखो ध्यान से, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस के रूल क्या है, एज पर रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट और इक्वल रेशियो इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो। सो इफ योर एग्रीमेंट shows nothing about the ratio, okay, what will be the percentage of profit to be shared, then the ratio will be equal. तो उसमें 2 पार्टनर है तो 50-50, 4 है तो 25-25-25 और 3 है तो 1/3। लेकिन एग्रीमेंट में लिखा है तो उस रेशियो में जाएगा। समझ में आया सबको। फीचर नंबर 4, फर्स्ट एग्रीमेंट, सेकेंड नंबर ऑफ पार्टनर्स, थर्ड लॉफुल बिजनेस और 4th है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और 5 फीचर्स है लास्ट, थोड़ा बर्दाश्त कर लो और समझ लो, ये बहुत हेल्प करेगा। जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा पढ़ाई कैसे करेंगे, राइट। सी 5वां फीचर है, फीचर नंबर 5 है। फीचर नंबर 5 है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब आप बिजनेस करते हो तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी का और एक मतलब लिखा है, जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल। अभी अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी से कर्ज लेके बिजनेस करते हैं, कर्जा लेके बिजनेस करते हैं, कर्ज लेके बिजनेस करते हैं और समझो भगवान नहीं करे वो बिजनेस नहीं चलता, डूब जाता है, तो हमें उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटीज को पे करना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज को चुकाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिजनेस की प्रॉपर्टीज बेचेंगे और बिजनेस की प्रॉपर्टीज बेच के कर्ज चुकाएंगे। लेकिन समझो हमारे पास बिजनेस प्रॉपर्टीज बेच के इतना पैसा नहीं होता कि हम कर्जा चुका पाए, सारा कर्जा चुका नहीं पा रहे, तो हमको हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के वो कर्जा चुकाना पड़ेगा। आई बात समझ में। इसलिए हमारी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। यानी पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। पहले तो सारे मिलके कर्जा चुकाते हैं इसलिए उसको जॉइंट कहते हैं, और जॉइंटली सब मिलके बिजनेस प्रॉपर्टीज बेच के कर्जा चुकाने की कोशिश करते हैं और फिर भी वो कर्जा अगर नहीं चुक पाता, अगर वो चुका नहीं पाते तो फिर सेपरेटली अपने घर से सारी प्रॉपर्टी बेच के पैसा लाके उनको वो कर्ज जो है चुकाना पड़ेगा। सी व्हाट इज रिटन हियर, अनलिमिटेड लायबिलिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंट एंड सेवरल। इसमें लिखा है
कि पार्टनर्स पे आउट ऑफ पर्सनल एसेट्स इफ द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। मतलब कि अगर आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टीज सफिशिएंट नहीं है, अगर आपके पास बिजनेस की एसेट्स है लेकिन पर्याप्त नहीं है, इतना उनको बेच के इतना पैसा नहीं आ पा रहा है कि आप अपना कर्जा चुका सको, तो फिर आपको वो कर्जा पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच के चुकाना पड़ेगा। 4 पार्टनर में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो हिस्सा है वो बाकी सॉल्वेंट पार्टनर को चुकाना पड़ेगा। एक इंसॉल्वेंट हो गया तो उस इंसॉल्वेंट का जो कर्जा है बिजनेस का वो बाकी तीनों सॉल्वेंट को चुकाना पड़ेगा। ये सब रूल्स है, ये सब लिखे हुए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इसलिए हम लायबिलिटी को क्या कहेंगे? लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एज वेल एज जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट मतलब कंबाइन और सेवरल मतलब सेपरेट। कर्जा आपको चुकाना है, कुछ भी करके, चाहे बिजनेस की प्रॉपर्टीज बेच के चुकाओ और प्रॉपर्टीज नहीं है, काफी नहीं है, तो फिर पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के कर्जा चुकाओ। समझ गए अनलिमिटेड लायबिलिटी। छठा है रजिस्ट्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट के रजिस्टर में आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है। टू एंटर द नेम ऑफ योर फर्म इन द रजिस्टर मेंटेन बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है, आप अगर इंटरनेट पे चेक करेंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन को लेकर पॉइंट नंबर 6 है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कंपलसरी है या ऑप्शनल है? तो इसमें 2 बातें हैं। 1932 का जो एक्ट था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, ऑप्शनल था। देखिए क्या लिखा है, ऑप्शनल एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, नहीं था, ऑप्शनल था। लेकिन मैंने कहा ना एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो वैसा अमेंडमेंट 1985 में हुआ, 1985 में हुआ, 2005 में हुआ, 2008 में हुआ। कंपनीज एक्ट भी थोड़े बहुत पार्टनरशिप में एप्लीकेबल हुए 2013 में, 2014 में। एक्ट्स के अंदर जो चेंजेस आते रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट होने के बाद 1985 में पहला अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट होने के बाद उसको इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जिनमें से हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। यू कैन सी हियर ऑप्शनल एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बट कंपलसरी इन महाराष्ट्र एज पर अमेंडेड एक्ट। एज पर अमेंडेड एक्ट। तो हम लोग महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में अगर पार्टनरशिप बिजनेस करोगे तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है कि कंपलसरी है? बोलो कंपलसरी। यस, ऑप्शनल। महाराष्ट्र में बिजनेस, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई, खास करके मुंबई को कहा जाता है कि इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फिलहाल थोड़ा तकलीफ में चल रहा है लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कुछ इलीगल या प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया है। तो याद रखिए कि महाराष्ट्र में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। पॉइंट नंबर 6 आ रहा है ना समझ में? ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये पॉइंट कहता है कि पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स होते हैं वो पूरे बिजनेस के जॉइंट ओनर होते हैं और मैनेजमेंट का पावर भी सबको इक्वल होता है। मतलब सबके हक जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं। कोई भी चर्चा होती है, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सारे मिलके लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर का हिस्सा 10% है और दूसरे का 90% है तो सारे फैसले 90% वाला ही करेगा, 10% वाले को पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको भी बुलाओ, उसकी भी कंसेंट लो, उसकी भी परमिशन लो, उससे भी डिस्कशन करो, है ना? तो क्या लिखा है देखिए, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स। सारे पार्टनर्स की राइट्स इक्वल होती है, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। अगर कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो वो सबकी है। कोई भी पार्टनर बिजनेस की प्रॉपर्टी को अपने घर लेके नहीं जा सकता, अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। रिमेंबर, ऑल द प्रॉपर्टीज आर jointly owned by all the partners. No partner can use the personal property of the business for his private purpose. Remember this. So that's why it is said that there is joint ownership and joint management. Even all decisions are taken collectively. तो अभी 8वां फीचर, लास्ट 2 फीचर्स ध्यान दीजिए। फीचर नंबर 8 है प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में डबल रोल में काम करते हैं। जैसे कोई एक्टर फिल्मों में डबल रोल करता है, वैसे ये पार्टनर्स भी पार्टनरशिप में डबल रोल प्ले करते हैं। और डबल रोल है एक प्रिंसिपल का और एक एजेंट का।
तो प्रिंसिपल किसके लिए और एजेंट किसके लिए? तो जो आउटसाइडर्स होते हैं जैसे कस्टमर्स होते हैं, पार्टीज होती है, उनके लिए पार्टनर्स प्रिंसिपल है, दे आर दी ओनर्स। जैसे मैं और मेरा फ्रेंड बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे कस्टमर के लिए हम दोनों कौन है? प्रिंसिपल। सो टू द आउटसाइडर्स वी विल बी प्रिंसिपल, बट एक दूसरे के लिए हम कौन है? एक दूसरे के लिए एजेंट है। मैं मेरे पार्टनर का बॉस नहीं हूं, मेरा पार्टनर मेरा बॉस नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के बिहाफ पे काम करते हैं। इसलिए दो बातें लिखी है कि टू आउटसाइडर्स दे आर प्रिंसिपल, टू आउटसाइडर द पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड टू ईच अदर ही इज एजेंट। तो इस तरह से दो रोल प्ले करता है, एक प्रिंसिपल का और एक एजेंट का। फीचर नंबर 8, लास्ट फीचर, कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप का जब बंद करना होता है तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। फीचर नंबर 9 इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप में अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, लॉस में जा रहा है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से फर्म डिसॉल्व हो सकता है। तो फीचर नंबर 9 है कि जब पार्टनर्स चाहे तो वो, अगर उनको लग रहा है कि बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है तो वो अपने बिजनेस को बंद कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप का बंद होना इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो देखिए। डिसोल्यूशन हो सकता है एज पर एग्रीमेंट, जैसे एग्रीमेंट में लिखा था कि ये पार्टनरशिप 6 महीने के लिए है और 6 महीने पूरे हो गए तो पार्टनरशिप बंद हो सकती है। या फिर रिटायरमेंट की वजह से सारे पार्टनर्स जो है उनकी उम्र ज्यादा है, रिटायर हो गए और उनके बिजनेस, उनके जो बच्चे हैं बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो किसी के रिटायर होने से बिजनेस बंद हो सकता है। डेथ की वजह से हो सकता है, पार्टनर की डेथ होने के बाद हो सकता है कि जो पार्टनर बचे हैं वो बिजनेस में इंटरेस्टेड ना हो, सेंटिमेंटल लॉस होता है, इमोशनल लॉस होता है और बिजनेस बंद हो सकता है। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी, अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चुका नहीं पा रहे, लॉसेस हो रहे हैं, इंसॉल्वेंसी की वजह से भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है। तो ये 4 कारण पहले लिखे, देखिए एग्रीमेंट की वजह से डिसॉल्व हो सकता है, रिटायरमेंट की वजह से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है, डेथ और इंसॉल्वेंसी। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल बिजनेस चल रहा है और फिर भी आपको उसको बंद करना है। अगर कोई पार्टनर चाहता है कि वो पार्टनरशिप छोड़ दे या पार्टनरशिप बिजनेस बंद कर दे तो भी वो कर सकता है। अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस भी आप बंद कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सभी पार्टनर्स को 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। देखिए लास्ट पॉइंट, बाय गिविंग 14 डेज नोटिस। सो पार्टनरशिप कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व्ड बाय गिविंग 14 डेज नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर चाहता है कि वो पार्टनरशिप छोड़ दे या बंद कर दे तो उसको सारे पार्टनर्स को कितने दिन पहले नोटिस देना है? डिसोल्यूशन के 14 डेज। यस, तो डिसोल्यूशन किसकी वजह से हो सकता है? पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड ड्यू टू एज पर एग्रीमेंट और ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ और इंसॉल्वेंसी और बाय गिविंग 14 डेज नोटिस। 14 डेज नोटिस फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसलिए याद रखना। तो इस तरह से ये आज का जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स तो अभी दूर है, उसका एक हिस्सा हमने डिस्कस किया। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 और 2 पे ये सब के बारे में डिटेल में पढ़िएगा जरूर। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन एक बार रिवीजन तो बनता है। तो आज हमने सीखा इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि पार्टनरशिप का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिमिटेशंस को हटा सके। लिमिटेशंस को हटाने के लिए पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस। फॉर्मेशन, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट के द्वारा होता है। एग्रीमेंट ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है। रिटर्न को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और जब अकेला पार्टनर होता है तो उसको पार्टनर कहते हैं और ग्रुप ऑफ पार्टनर्स को कहते हैं फर्म। इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फर्म। फिर हमने एक्ट पे चर्चा की। एक्ट कौन सा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मीनिंग की बात की कि इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और more persons coming together जिनका मेन ऑब्जेक्ट होता है टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और बिजनेस कैसा होता है? लॉफुल बिजनेस होता है। डेफिनेशन पढ़ा हमने एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डेफिनेशन है पार्टनरशिप क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। It is a relation between the persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. Section 4 of the Indian Partnership Act 1932. ये डेफिनेशन पढ़ा। उसके बाद हमने 9 फीचर्स पे चर्चा की। पहला फीचर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप में बिजनेस मत करो। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न बनाओ ताकि झगड़े हो तो कोर्ट में ले जाके सबूत के तौर पे आप दे सको। नंबर, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल या प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए।
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज है, अगर एग्रीमेंट बनाई है तो एग्रीमेंट में लिखा है तो उसके हिसाब से शेयर करो, और एग्रीमेंट साइलेंट है तो इक्वल। लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो कर्जा पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के चुकाना पड़ सकता है, तो योर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज जॉइंट एंड सिविल। रजिस्ट्रेशन 1932 के एक्ट के मुताबिक ऑप्शनल है, लेकिन अमेंडेड एक्ट के मुताबिक कंपलसरी है। वी आर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट और ओनरशिप है वो जॉइंट है, सबको इक्वल राइट्स है, कोई भी अपनी मर्जी का अकेला मालिक नहीं है, सब मिलके काम करते हैं। प्रिंसिपल एंड एजेंट डबल रोल प्ले करता है पार्टनर्स, आउटसाइडर्स के लिए प्रिंसिपल और एक दूसरे के लिए एजेंट। और सबसे लास्ट में डिसोल्यूशन, आप चाहे तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हो। डिसोल्यूशन एज पर एग्रीमेंट हो सकता है, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी की वजह से हो सकता है, और 14 डेज नोटिस देके भी आप पार्टनरशिप के बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो अब ये आज हमने जो सीखा है वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का आधा हिस्सा। इस इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का एक और आधा हिस्सा बाकी है, पेज नंबर 2 में कुछ बचा है और 3 में बचा है। तो एक बार पूरा अगर आप आइडिया ले लोगे कि पार्टनरशिप क्या है, पूरा उसके फीचर्स और जो भी उससे रिलेटेड थ्योरी समझ लोगे तो आपको फाइनल अकाउंट सीखने में मजा आएगा। ठीक है, तो जो अगला वीडियो में हम लोग बनाएंगे 1 या 2 दिन में आ जाएगा, वो होगा इसी चैप्टर के बारे में, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का सेकेंड हाफ, और उसके बाद हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तब तक के लिए जितने वीडियोस बन चुके हैं उसको देखते रहिए, टेक्स्ट बुक में से भी पढ़ते रहिए, ताकि आपका नॉलेज जो है सस्टेन रहे। बार बार उसको पढ़िए, वीडियो सुनने के बाद टेक्स्ट बुक में से पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं वो माइंड में सस्टेन नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।